बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है जो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है, ये कहकर कि हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, जैसे रिकॉर्ड केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की ही बात की जाए तो 6825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर इसी तरीके से सिचुएशन रहती है तो इस महीने यानी जून के आखिर तक वो कहते हैं कि 3 लाख तक केसेस हो जाएंगे, जिनकी अभी मौजूदा तादाद जो है वो 1,39,230 है। और इसी तरीके से सूरत हाल बरकरार रही, केसेस ऐसे ही रिपोर्ट होते रहे तो अगले महीने जुलाई के आखिर तक यही तादाद 10 से 12 लाख हो सकती है। सवाल यह है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि तादाद कितनी हो सकती है। अब बहुत सारे वो लोग जो खुद ये मानते थे कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर है और ये दावा किया जाता था हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान में केसेस भी ज़्यादा नहीं हैं, अमवात भी अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नहीं है। अब खुद आप अवाम को बता रहे हैं कि इस सूरत हाल में हम कहाँ जाकर खड़े होंगे जुलाई के आखिर में। तो इक़दामात क्या किए गए हैं, वो कौन से मेजर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से इस सूरत हाल से बचने के लिए उठाए गए हैं, तमाम लोग यही जानना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो पिछले दिनों बजट आया जिसको टैक्स फ्री बजट का नाम दिया गया, जिसको कहा गया कि एक रिलीफ बजट है, गो के शायद अवाम अब इन चीज़ों को मानने को या सुनने को तैयार नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पे जब मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ख़ुद इस बात को तस्लीम कर लें कि अगर आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जाएंगी। यानी माजी की तरह एक बजट आ जाता है और उसके बाद फिर जो मिनी बजट्स का सिलसिला शुरू होता है वही क्या हमें अब देखने को मिलेगा। फिर एक नई बहस जो है वो कबायली अजला के हवाले से हो रही है। KPK और सिंध हुकूमत जो है वो इस मामले पर थोड़ा आमने सामने हमें उस वक्त दिखाई दिए जब सिंध से ये डिमांड की गई कि आपने आमादगी जाहिर की थी कि NFC से अपना 3% हिस्सा जो है वो कबायली अजला के जम होने के लिए देंगे। तो अब आप वो मान नहीं रहे और यही सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से है। बलूचिस्तान से भी उनकी यही डिमांड है, वो कहते हैं कि वफाक, KPK और पंजाब जो है वो अपना हिस्सा देगा। बहरहाल आज इस पर हम बात करेंगे। और एक और भी स्टोरी है कि नाब ने जो सुलेमान शहबाज साहब को बरतानिया से वापस लाने के लिए इंटरपोल के ज़रिए जो है फ़ैसला किया है कि लाया जाएगा। अब एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उनको मफरूर करार दिया था, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। और सिर्फ यही नहीं, चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात के केसेस थे जिनमें वो पेश नहीं हुए और जिसके बाद उन्हें इश्तहारी करार दिया गया था। सो अब ये जो एक एफर्ट है, क्या ये कामयाब होगी या माजी की उन एफर्ट्स की तरह ही होगी जो इसहाक डार साहब के केस में हमने देखी, या जो दावे थे हुकूमत के कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को वापस लाया जाएगा और पैसे रिट्रीव कराए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि अब जून के आखिर तक 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख जो नंबर बताया आज असद उमर साहब ने, अगर यही सिचुएशन है खुदा न खास्ता जो वो बयान कर रहे हैं, सो इक़दामात क्या हैं वो आज ये भी बता देते। जहाँ पर डॉक्टर्स रोज़ आकर कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, निपटेंगे कैसे 12 लाख अगर नंबर पहुँच जाता है। सादिया, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब जिस हवाले से बात कर रहे थे वो एक इदारा है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जहाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी और 2 जो आपकी रियासतें हैं उनकी नुमाइंदगी, मरकज़ की नुमाइंदगी होती है, जहाँ बैठ के वो डे टू डे पहले दिन से लेके आज तक डे टू डे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या सिचुएशन है, किधर हम जा रहे हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन है। तो वो एक कौमी इदारा है जो कौम के बारे में फ़ैसला करता है। अब ज़ाहिर है हमने ये फ़ैसला किया है कि लॉकडाउन इस मुल्क का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस मसले का कोई हल नहीं है, लिहाजा एक ही बात पे जोर है कि हमारी सूबाई हुकूमतें, चाहे वो पंजाब की हो, KP की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, या जो 2 रियासतें हैं उनकी हो, उन सब को जो डॉक्टर्स की SOPs रिकमेंडेड हैं उन पे अमल दरामद करना है। एक तो उसकी अवेयरनेस देनी है लोगों को और दूसरा सूबाई हुकूमतें उसको अमल दरामद कराएं। और जहाँ जहाँ मुमकिन है, आज मुझे खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में कुछ एरिया जो है I8 या G9 वो
वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सवाल ये है कि अब देखें, आप लोग पहले कहते थे, खुद वज़ीर आज़म कहते थे कि पाकिस्तान में सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर है, इतनी अमवात नहीं है, इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। फिर यही असद उमर साहब जो आज खुद कह रहे हैं कि 12 लाख तक केसेस जा सकते हैं, ये कहा करते थे कि जी इससे ज़्यादा केसेस तो या इससे ज़्यादा अमवात तो एक्सीडेंट में हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं। सो अब हुकूमत को एहसास हो रहा है कि इतनी नॉन सीरियसनेस आप देखिए का मुजाहरा जो किया बड़ा है, उसके साथ साथ सिचुएशन इवॉल्व होती है, आपकी स्ट्रेटजी, आपका आपको नहीं पता था कि बढ़ेगा? जब WHO भी बता रहा था बढ़ेगा कि ये है तो उस वक्त था। अब जब बढ़ रहा है तो हम बढ़ रहे हैं। हमने कोई फोरकास्ट तो नहीं कर रहे थे कि ये नहीं बढ़ेगा। हर तरफ फोरकास्ट थी। जब 10,000 लोग थे तो रोज का 1,500 लोग बढ़ रहे थे। जब 50,000 हुए तो रोज का 4,000 बढ़ रहे हैं। आज 1,40,000 हो गए तो उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं। ये तो एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग कहते थे कि सूरत हाल बेहतर है, तो उस वक्त अगर बेहतर थी तो आप लोग लॉकडाउन की तरफ चले गए। अब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सो आप लोग कह रहे हैं कि अब हमने लॉकडाउन नहीं करना। देखें, दो बातें हैं। एक वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन हो, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड था, हमने भी लॉकडाउन किया 15 दिन का, 1 महीने का। उस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया ने कहा कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए जहां जहां हॉट स्पॉट्स हैं पूरी दुनिया ने उस वक्त कहा, सदाकत अली अब्बासी साहब, जब वो WHO की जो शराइत थी लॉकडाउन में नरमी की, उनको पूरा करते थे। आपको तो खुद WHO कह रहा है कि शराइत ही पूरी नहीं करते, आप लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस उठाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से आप जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप वेस्टर्न जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं उनकी मिसाल कायम करते हैं। बात करते हैं दो तरह के, जो आपकी जो डेवलपिंग नेशन है, आप हैं या इंडिया है या आप बांग्लादेश है, या इनकी मिसाल दें तो इंडिया में लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन फेल हुआ, आज केसेस भी बढ़ रहे हैं और हमारे मुकाबले में जो उनकी मईशत पे बर्डन है वो भी है, 30% लोग उनके इस वक्त नाखुश हैं। तो इस लिहाज से सिचुएशन के मुताबिक बयान है और हम समझते हैं कि हमने लॉकडाउन, इकोनॉमी और बीमारी के दरमियान एक बैलेंस रखा हुआ है। सदाकत अली अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, बड़ी गलत मिसालें देते हैं, बांग्लादेश की और इंडिया की मिसालें देनी चाहिए, सारी चीज़ों को साथ ले लेकर चलना है। लेकिन इतना ही बता दें कि खुद अब ये 12 लाख केसेस की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन इन्होंने नहीं करना, ऑब्वियसली इनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, तो फिर ये कैसे निपटेंगे सूरत हाल से? वही वजीर जो कहते थे इससे ज़्यादा अमवात ट्रैफिक हादसात में हो जाती हैं, आज वो खुद ये बता रहे हैं कि 12 लाख तक जुलाई के आखिर में नंबर चला जाएगा। What will we do? देखिए, पहले तो भारत से मुआवजा कर लेते हैं। मेरे भाई ने क्योंकि जिक्र किया, हर मिलियन यानी 10 लाख लोगों के पीछे भारत के अंदर 5 लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 9.5 से 10 लोग मर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो जानें हैं, हमारे बुजुर्गों की जो जिंदगी की कीमत है, वो भारत के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जान से भी अर्जा है, कम कीमत की। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 5 लोग मर रहे हैं हर 10 लाख के पीछे, पाकिस्तान में 9.5 से 10 मर रहे हैं। इस वक्त मलेशिया में 4 लोग मर रहे हैं हर 10 लाख के पीछे, पाकिस्तान में 9.5 से 10 मर रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका के अंदर 1 शख्स मर रहा है 1 मिलियन के पीछे, पाकिस्तान के अंदर 9.5 से 10 लोग मर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा, यानी 1000% ज्यादा अमवात हो रही हैं। वो हुकूमत जिसके जहन के अंदर मौत की, कोई इंसानी जान की कीमत ही ना हो, वो इस तरह की बातें करता है। इनको फ्रांस की एग्जांपल दें तो ये इंडिया की तरफ भागते हैं, इंडिया की एग्जांपल देंगे तो ये कहेंगे कि ये हमारा क्या मुकाबला है, हर मुल्क जो है वो अपनी नौइयत का खुद मुल्क होता है। भाई ना, इन्होंने डॉक्टरों की बात मानी, इन्होंने कहा कि वो भी सियासत करते हैं, वो डॉक्टर हमारी मैं इसीलिए कह रही हूं, मेरा सवाल भी यही है कि चलें 12, आप कहीं और की बात ना करें, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें। जब आप मान रहे हैं कि 12 लाख तक नंबर जा सकता है जो सूरत हाल है, तो आपको कहीं आज सुनाई दिया कि इससे निपटने के लिए इकदामात क्या करेंगे? असद उमर साहब जो है ना, एक डिजास्ट्रस आदमी है, ना सिर्फ डिजास्ट्रस आदमी है बल्कि मुझे उन्होंने जो पहले गुफ्तगू ट्रैफिक हादसे के हवाले से की थी, मुझे उनमें बेहिसी भी नजर आई। ऐसे लगा कि वो लोगों की जिंदगियों का मजाक उड़ा रहे हैं कि इसमें क्या ऐसी बात है, इससे ज्यादा लोग तो ट्रैफिक में मर जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक की आपने लाइटें तो लगा रखी हैं, ट्रैफिक के वार्डन भी फिर रहे हैं, आप लोगों को जुर्माना भी करते हैं, आप ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी भी करवाते हैं। इस मामले में आपने क्या किया? आपने लोगों को कहा देखो यार, हमने एक SOP बना दिया है और अब उस SOP पे काम करना आपका फर्ज है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे लोग कत्ल करते हैं, क्या हम SOP बना के बोलें कि कत्ल होने तो हमने SOP बना दिए? लोगों की जिंदगी का, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फर्ज है। इस वजह से हर वो चीज़ जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है उससे बचाना हुकूमत का फर्ज है।
इन्होंने आपको आज ये बताया कि 12 लाख लोग, आपको पता है 12 लाख लोगों का मतलब क्या है? कि जुलाई के महीने में 12 लाख का मतलब ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की अमवात की शरह देखें तो 60,000 लोग मर चुके होंगे। वहां पे 5 से 6% है अमवात की शरह। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की एवरेज देखें जो मिस रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के 2 या 3 ममालिक में से एक है जो WHO कंप्लाइंट नहीं है, यानी मौत अपनी रिपोर्ट नहीं करते WHO की मुताबिकत से। अगर वो आप मान लें कि इसी तरह ही अमवात होंगी, तब भी 30,000 लोग मर चुके होंगे। यानी आज उन्होंने कहा यह है कि 30,000 लोग मर चुके होंगे। अगर गलत कैलकुलेट किया जाए 60,000 मर चुके होंगे जुलाई के एंड में, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के नंबर लें, लेकिन हमने करना कुछ नहीं। हाँ भाई, मास्क पहन के बाहर जाएं आप। पूरी दुनिया ने एक और चीज ऑब्वियसली ये तो जुलाई की बात हो गई। आज ही मैं देख रही थी कि इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो एक रिसर्च है पाकिस्तान पे, उन्होंने अगस्त के हवाले से भी बड़ी खतरनाक बात की है कि अगस्त में पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो बहुत बढ़ चुके होंगे और न जाने कब इससे हमारी जान छूटेगी। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा, सवाल वो है जो आपने ये सब सूबों के लिए, और आप क्योंकि इससे देखिए सवाल वो है जो आपने मलिक साहब कंप्लीट कर लें, फिर मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाती हूँ। देखिए सवाल वो है जो आपने शुरू में उठाया कि ये तो है कि होगा क्या। अरे भाई, आप हुकूमत में बैठे, आप कर क्या रहे हैं? यानी पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ आपने और ब्राजील ने नहीं लगाया और स्वीडन ने नहीं लगाया। स्वीडन ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। स्ट्रैटेजी की जब बात करते हैं शर्मिला साहिबा, जिस तरह आज उस्मान बुज़दार साहब का भी बयान देख रही थी कि SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाएंगे, उनकी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सो यही सीन, यही सिचुएशन हम सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, KPK की बात कर लें, ऐसी ही स्टेटमेंट्स आ रही हैं करवाएंगे। अब सूबे ये जो इन्फोर्समेंट से आपको करवाना पड़ेगा ये सब कुछ, ये उसमें कितना कामयाब हो रहे हैं? क्यों अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं? चाहे वो मास्क की बात हो रही है, या जितने भी SOPs आपने डिफरेंट शोबों को दिए हुए, उन पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, सो हमने कितने इकदाम ऐसे देखे हैं? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली तो बात यह है कि शुरू दिन से पाकिस्तान में एक मजबूत नैरेटिव नहीं डेवलप हो पाया कोरोना वायरस के खिलाफ, जो कि दीगर ममालिक में हुआ। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो बैठ के कौम से खिताब में ये कहते थे कि जी ये मामूली सा बुखार होता है और इसमें 90 से 99% लोग ठीक हो जाते हैं। फिर ये कहा गया कि जी इसमें जो उम्र रसीदा लोग हैं सिर्फ वो इससे अफेक्ट होते हैं, बाकी लोगों को ये अफेक्ट नहीं करता। एक इनकी वफाकी वजीर कहती थी कि जी तो कोरोना ये तो हर साल आएगा। एक इनके बहुत ही जो माशाल्लाह ज़हीन वजीर आला हैं, वो ये कहते थे कि ये काटता कैसे है। इनके अंदर खुद क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, दुनिया के ममालिक अगर आप उठा के देखें तो जिन सिंध की मिसाल देना भूल गई, सिंध में भी PTI के एमपी ने कहा था कि यहाँ पाकिस्तान वाला जो कोरोना वायरस है वो तो बहुत सी ग्रेड वायरस है, और फिर खुद वो कोरोना का शिकार हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इतना दुख हुआ। मैं असेंबली में बैठी हुई थी और वो तकरीर कर रहे थे, मेरे भाई हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और ये भी कहा गया कि जी हम तो अस्पतालों में जाके देखते हैं, वहाँ तो मरीज ही नहीं, हुकूमत इतनी झूठ बोलती है। लेकिन देखिए मसला पता है क्या है, आई विल नॉट विश दिस ऑन एनीबॉडी, क्योंकि ये एक बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है। मेरे अपने जाने वालों रिश्तेदारों, जी बिल्कुल, मेरे अपने चचा 2 महीने वेंटिलेटर पे थे, वो अमेरिका में थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू दिन से हमने एक बात कही, और हुकूमत सिंध ने पहली हुकूमत थी जिसने 22 मार्च को दोपहर के 3:50 पे लॉकडाउन का ऐलान किया। उससे 20 मिनट पहले वज़ीर आज़म साहब कौम के खिताब में ये कहते रहे कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तमाम सूबे, और अगले दिन जो स्पेशल कोर कमांडर्स मीटिंग हुई 23 मार्च को, उसमें भी ये कहा गया कि जी हमें मुश्किल और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे और फौज जो है वो तमाम सूबों की मदद के लिए तैयार है। और उसी दिन दोपहर में फिर वज़ीर आला पंजाब ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस फॉलोड। बात ये है कि कोई भी सुबह, वी आर थैंकफुल टू 18वीं तरमीम जिसके पीछे ये आज पड़े रहे हैं, अगर वो ना होती तो हम ये फैसले ना कर पाते। और जो बीच में थोड़ा सा ये वायरस की जो रफ्तार है फैलने की थमी है ना, तो ये उस लॉकडाउन की वजह से है, जिसको बाद में वज़ीर आज़म साहब खुद क्रेडिट लेते थे 30 अप्रैल को कि जी देखिए ये तो हमने लॉकडाउन कर दिया तो ये इसका जो फैलाव है रुक गया। फिर ये कहते थे कि जी अशराफिया है।
आप 300 एकड़ के बनी गाला के महल में बैठ के आप कहते हैं अशराफ है। कौन अशराफ है, क्या बात कर रहे हैं? बात ये है एसओपीज क्यों नहीं फॉलो हो रहे? एसओपीज इसलिए नहीं फॉलो होते क्योंकि बात यह है कि आपने वो एक संजीदगी इस वबा के बारे में लोगों में पैदा ही नहीं होने दी कि इससे आपने डरना है। आपने कहा कि जी इससे डरो और लड़ो। लेकिन मेरा सवाल यही है कि ऑब्वियसली ये इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये सूबों की जिम्मेदारी है, उसमें सूबे अब सिंध की क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रही हैं, तो सिंध में क्या वाकई हुकूमतें इंतजामिया इस चीज पर शुरू हो गई हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? सादिया, मैं आपको कल बताऊं कि इन डिफायंस ब्यूटी सैलून्स कराची में खुल गए थे, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं है, लाहौर में तो ऑफिशियली खोले गए, पंजाब में कल हमने बहुत सारे ब्यूटी सैलून सील किए हैं, एक्शन हो रहा है। लेकिन हर गली, हर सड़क, हर दुकान में खड़े होकर पुलिस जो है वो सिंध के अंदर नहीं लोगों को मास्क पहना सकती। ये खुद भी लोगों में जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि अब हर किसी के कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार या घर वाला अफेक्ट। बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये एसओपीज पे अमल दरामद करवाना जिम्मेदारी है इंतजामिया की, सूबों की। अवाम जो है वो नॉन सीरियस नजर आ रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक से वापस आके मैं यही चीज जानना चाहूंगी। चले मुकम्मल कर लें, फिर ब्रेक आ रही है जी, जल्दी से। चाहती हूँ कि अगर वजीर आजम साहब मुल्क की अगर मीटिंग में बैठेंगे बगैर मास्क के तो आप लोगों को कैसे तरकीन करेंगे कि आप मास्क पहने? अगर वजीर आजम साहब जो है वो चले जाएंगे नथिया गली घूमने तो आप लोगों को कैसे बोलेंगे कि आप घर बैठे? संजीदगी तो ऊपर से आती है ना। पीपल फॉलो, पीपल फॉलो कि आपके सियासतदान क्या कर रहे हैं, आपका वजीर आजम, आपका वजीर आला क्या कर रहे हैं। हम तो पहनते रहे, बोलते रहे, वो एक हद तक लोग फॉलो करेंगे। हम जो कर ब्रेक शर्मिला साहिबा, मैं ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, ब्रेक से वापस आके मैं आपको वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल ही जो हमारा प्रोग्राम था कोरोना वायरस के हवाले से, जो हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद थे, उन्होंने हमें ये बताया कि जो 3 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। कराची के नंबर्स उन्होंने दिए थे कि 31 से 35% जो इस वक्त पूरे मुल्क के केसेस हैं वो कराची में हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी वजह यह है कि इन 3 शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों से, गाँव देहात से लोग आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं यहाँ पर अस्पताल होने की वजह से। लाहौर में 21 से 24% जो है कोरोना पेशेंट्स के मरीज मौजूद हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ इन 2 शहरों को देखें तो मजमूई तौर पर तकरीबन 50% जो केसेस हैं मुल्क भर के वो यहाँ पर हैं। फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स ने कहा नहीं है। कल पंजाब की बात करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगले 10 दिनों के लिए बेड्स मौजूद हैं अस्पतालों में। रावलपिंडी के डॉक्टर्स जो हैं, रावलपिंडी के अस्पतालों से ये शिकायत हमें मुसलसल आ रही हैं और ये दीगर शहरों में भी ये मामलात सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर अगर कोई वेंटिलेटर पर है या अदरवाइज मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उनको। कैसे सदाकत अली अब्बासी साहब, ये काम जो है, जो इक़दामात की बात जहाँ से बात शुरू हुई थी, ये तो हुकूमत का काम है ना कि इन चीज़ों को तो इंश्योर करें। बिल्कुल, देखें मैं यही कह रहा हूँ कि एक कौमी एक इदारा है जो इसको डील कर रहा है। पहले थोड़ी सी बात जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने की, थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो जाती है कि आप बात फैक्ट्स को ट्विस्ट करें। जो मैंने बात की थी कि इंडिया में इस वक्त 3,22,000 लोग इन्फेक्टेड हैं और 9,240 अमवात हो चुकी हैं, जो तकरीबन इंडिया की आबादी कितनी है? आबादी की मैं पहले पॉइंट से मैंने पॉइंट क्या बात करूँ कि 3 लाख में से 3% लोगों की अमवात हुई है, जबकि पाकिस्तान में आज के फैक्ट्स हैं 1,39,000 और 2,600 लोगों की अमवात हुई है, जो तकरीबन 0.25% बनता है। तो मैंने ये कहा था पाकिस्तान में डेथ रेशो कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। आप जो आबादी की बात कर रहे हैं उस लिहाज से तो रेशो उसी हिसाब से निकलती है ना। नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग एडेड इंडिया में भी उसी रेशो से है। हम इस वक्त डिबेट क्या कर रहे हैं, क्या आप इंडिया को भी छोड़ें, आप फ्रांस को भी छोड़ें, मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, हमारे यहाँ अस्पतालों में बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स जो रो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो आप फराहम कर देंगे। दूसरी बात जो है, शर्मिला फारूकी साहब बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, वो ऐसी बात करी जैसे वो अपोजिशन में। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी, सिंध की आबादी 25% है, पाकिस्तान 23% है इफेक्टिवली। और पाकिस्तान में जितने केसेस हैं वो 52,000 केसेस सिंध में,
यानी सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ हुई है इस कोरोना वायरस की तो वो सिंध में हुई है। और वो कह रही हैं वज़ीर आज़म, भाई आपके पास 18वीं तरमीम के बाद आपकी मर्ज़ी है लॉकडाउन करें, आपकी मर्ज़ी है हेल्थ को करें, आपकी मर्ज़ी है जो पॉलिसी करें, आप वज़ीर आज़म के पीछे छुप के अपनी नालायकी नाअहली 13 साल की नहीं छुपा सकते। सिंध में आप कराची में जो पोजीशन है, मैं कराची में कोई मौत होती है या लाहौर में होती है या पेशावर में होती है, हमारे लिए बराबर है, लेकिन सबसे बुरी मैनेजमेंट तो वो तो इस देखें, वक्त सूबाई वो सिंध ने तो लॉकडाउन सबसे पहले लगाया और वो मुतालबा आप लोगों से करते रहे कि भाई एक नैरेटिव रखें, इस पे कौमी नैरेटिव बनाएं। सिंध को आज भी अगर लॉकडाउन वो समझते हैं तो लॉकडाउन कर दें। कश्मीर ने कर दिए, वो लॉकडाउन भी नहीं करना क्योंकि इनके पास देने को कुछ नहीं है, राशन नहीं दे सकते। 8 अरब का राशन दिया तो किसी को पता नहीं है। हमने अगर 15 दिन लॉकडाउन किया या 1 महीना तो लोगों को खाना पहुंचाया। हमने लोगों को 1,60,00,000 लोगों को 12-12 हज़ार पहुंचाया। आज हम समझते हैं कि पाकिस्तान का गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के अमीराना बातें। अच्छा। ये जो बड़ी बड़ी बातें हमें करके सुना रहे हैं, जो कुछ नहीं दे सके वो सिर्फ ताने दे सकते हैं। तो इस वक्त मुसीबत है। खुदारा नून लीग ने क्या किया मुझे बताएं। शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने आए थे, छुप के अंदर बैठे हुए, एक पॉलिसी बता दें। कहते हैं आपने उनकी नाब की पेशियां लगवा के उनको कोरोना करवा दिया। उनको समझ ही नहीं आ रही नाब क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। ऐसी बेतुकियां मारे। जब जमानत मिलती है तो ये आइन और कानून की फतह है, जब ये अंदर हो जाते हैं तो नायब ने ऐसी गढ़ जोड़ा। इनका तो ना बात का सारा ना नहीं, वो कह रहे हैं कोरोना हो गया ना उनको। तो भाई हम क्या करें? अच्छा तो आपने वायरस इस करप्शन का लगाया हुआ था, उस वायरस का जवाब दे। पहले कहने की बात यह है कि शहबाज शरीफ यहाँ पे आए, यहाँ से कोरोना से लड़ने आए थे। एक दफा उनकी शक्ल शरीफ नजर आई एक लैपटॉप के पीछे, उसके बाद कख नहीं, ना पार्लियामेंट में आते हैं ना किसी जगह पे आते हैं। वो अपने केसेस लड़ रहे हैं और उनके नुमाइंदे बैठ के ऐसे ताने कस रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता ये कोरोना को इमरान खान यहाँ लेके आए। खुदा ना यार, आपने लूटमार की है क्या कह सकती हूं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आप ही रिस्पॉन्ड करें। पाकिस्तान को जरूरत है कि आप बैठ के हमें बताएं कि क्या करना है। आप बैठ के ताने का चलें। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वो कह रहे हैं बताएं, आप बैठ के तजवीज़ दें, बताएं क्या करें हम। पूरी ऑपोजिशन बताएं आपने क्या बात की। नायब न्याजी गठजोड़ मैं सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइए। पहली बात तो ये कि अगर इस तरह चीखना है तो बात नहीं हो सकती। ये तो चीखना शुरू कर देते हैं 2 मिनट के बाद। बुनियादी बात ये है कि जो इन्होंने एक फिक्रा कहा है कि हम क्या करें यार, आराम से बात करें यार, आप बात पूरी तसल्ली से सुनिए। क्या हो गया आपको यार? सुन लें डॉक्टर मुसद्दिक से सुन लें। नहीं मैं कह रहा हूं आप जवाब देना, आप मेरे पे कमेंट ना करें। देने के लिए तो बोल रहा हूं, बोलने दोगे तो बात दूंगा ना जवाब। ये चीखना चीखना वाली क्या बात है यार? अब रहने दें उनकी बात। अब आप मेरी बातों पे उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उनकी बारी पे उनको बोलने दें, पूरी बात करने दें उनको। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब फरमाइए। देखिए, इन्होंने जो बात की है ना वही इनका जवाब है कि हम क्या करें अगर कोई मर रहा है तो, अगर किसी को कोरोना हो गया तो हम क्या करें, अगर गरीब लोग मर रहे हैं तो हम क्या करें। यानी इनका पूरा बयानिया ये है कि अशराफिया मर रही है। भाई ये जो 2,500 लोग मरे हैं, 3,000 लोग हो जाएंगे कुछ दिनों में, ये अशराफिया के लोग हैं। अभी तक एक अशराफिया का बंदा बताएं जो मुझे मरा हो। ये वो बेनाम लोग हैं जिनका नाम लेने वाला कोई नहीं है टेलीविजन के ऊपर। किसी को पता नहीं है कि ये कौन है 26-27 लोग जो मर गए हैं। लेकिन जब आप हुकूमत से पूछते हैं तो हुकूमत कहती है हम क्या करें, ये अशराफिया हैं। आप गरीब लोगों को मार रहे हैं जो गुंजान आबादियों में रह रहे हैं, जो 4-4 मरले के घर के अंदर रह रहे हैं, 3-3 मंजिलों पे, उनको मार रहे हैं। लेकिन जो असल बात इन्होंने पूछी है, अगर ये सिंसियरली पूछ रहे हैं तो मैं सिंसियर जवाब देना चाहूंगा कि तजवीज़ क्या है। देखिए, तजवीज़ ये है कि इस सूरत हाल की वाहिद तजवीज़ जो काम करेगी वो ये है कि एक मौसर लॉकडाउन लगाया जाए। 4 हफ्ते का एक मौसर लॉकडाउन लगाया जाए पाकिस्तान के तमाम अर्बन एरियाज में जो गुंजान आबाद हैं। उन 4 हफ्तों के लॉकडाउन के अंदर, और मैं 4 से 6 हफ्ते क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कि अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो आप 14 दिन तक इन्फेक्शन फैलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आज एक मौसर लॉकडाउन हो जाए और खुदा न खास्ता अगर मैं बीमार हो जाऊं या हम में से कोई भी बीमार हो जाए तो वो 14 दिन तक किसको इन्फेक्ट करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जो केयर गिवर हैं, अगर वो एहतियात ना करें। अगर 14 दिन और लॉकडाउन रहे तो वो केयर गिवर भी जो हैं वो सरवाइव कर जाएंगे। यानी जो नुकसान होना है वो तो होगा, जो पाइपलाइन के अंदर नुकसान चलता आ रहा है। लेकिन 28 दिन के बाद पाकिस्तान के 70% लोग इलाकों में या 80% यूनियन काउंसिल्स में ये वबा ख़त्म हो जाएगी। यानी वो इलाके ग्रीन हो जाएंगे, वहाँ पे आप 100% इकनॉमिक एक्टिविटी खोल सकते हैं।
इस दौरानिए में जो 4 से 6 हफ्ते का दौरानिया है, इसके अंदर आपको हर वो सिम्टोमेटिक आदमी जिसको अभी सिम्टम्स हैं टेस्ट करना है, PCR टेस्ट करना है, और जो सिम्टोमेटिक नहीं है हर यूनियन काउंसिल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रैंडम टेस्टिंग करनी है, ये देखने के लिए कि यहाँ पे रैंडम टेस्ट के ज़रिए वबा किस तेज़ी से फैल रही है। तीसरा, आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की है टाइगर फोर्स के लिए, उसी तरह की एक मौसर एप्लीकेशन आपने फिजिशियंस के लिए बनानी है, जिसके ज़रिए हर यूनियन काउंसिल का फिजिशियन ये बता सके सेंट्रल डेटाबेस में कि ये जो 4 सिम्टम्स हैं, मसलन जोड़ों का दर्द या बहुत ज़्यादा तकलीफ या नज़ला या बुखार, ये अगर किसी एक यूनियन काउंसिल में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए तो ये तीनों डेटाबेस जब इकट्ठे होंगे, एक तरफ से वो लोग जिनको सिम्टम्स हैं उनके टेस्ट, दूसरी तरफ वो लोग जिनको सिम्टम नहीं है 150 टेस्ट, और तीसरा क्लिनिकल, तो आपको पता चल जाएगा तो कि पाकिस्तान के वो कौन से 5 या 8%। ये आप लोग कहते थे तजावीज़ नहीं आती, तो ये तजावीज़ तो अच्छी तजावीज़ है ना, ये सही है, बिल्कुल सही है तजावीज़। जवाब दे दूं, मैं शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना, अभी आप कोविड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, आपको हॉटस्पॉट भी पता चलेंगे, वहाँ सिम्टम्स की भी डायरेक्शन है, कहाँ कहाँ क्वारंटीन सेंटर हैं, किस अस्पताल में कितने, ये आपको निगहबान का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मौजूद है। जो ये लॉकडाउन कहते हैं, इनको समझाना है कि अब दुनिया को फॉलो कर लें। सारी दुनिया एंटी लॉकडाउन की तरफ गई है, लोग स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, आज भी हो रहा है। इस्लामाबाद का I8, इस्लामाबाद का G9 और G9 2 और 3 लॉकडाउन में की तरफ जा रहे हैं। हम जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट होंगे डॉक्टर साहब, वहाँ पे लॉकडाउन करके, वरना ये मईशत जो इस वक्त जिस हालत में है, खुदा ना खास्ता लेकिन चलें इसको, हमने डॉक्टरों को दवाइयां अगर आप ये जो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट के लॉकडाउन की तरफ जा भी रहे हैं ना अब्बासी साहब, अगर आप जा भी रहे हैं ना ये हॉटस्पॉट के लॉकडाउन की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी भी अभी तक इफेक्टिव नहीं है ना। अगर खुद आप लोग मान रहे हैं कि 12 लाख तक नंबर चला जाएगा, बिल्कुल उसमें सूबाई हुकूमतों की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। साहब की बात ये कहना, डॉक्टर एक मिनट में बात कर लूं, सूबाई हुकूमतों ने जो SOPs को फॉलो कराना है, वो स्मार्ट लॉकडाउन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी अपना करें। जी डॉक्टर साहब, चलिए देखिए, बात ये है कि जब आप वायरस के पीछे भागेंगे ना, तो वायरस आपके आगे रहेगा, यानी लोगों को मारता रहेगा और आप वो जगह बंद करते रहेंगे। या अगर आपके पास ये मौसर तरीकाकार है, तो कंस्ट्रक्टिव इनपुट ये है कि बजाय इसके कि जब हो जाए तो आप बोलें कि आप I8 को बंद कर दो, जो हम तजवीज़ दे रहे हैं उसमें जब होना शुरू होगा तो आप उसको बंद कर देंगे, ताकि वो वक्त ना आए कि वहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाए। वायरस के आगे रहिए, और ये आपके पास अगर ये तमाम इक्विपमेंट मौजूद है, 2 लाख की आबादी I8 की 2 लाख की आबादी है, जिसमें 300 लोगों को हुआ है। डॉक्टर साहब यही बात है, डॉक्टर साहब I8 की आबादी 80,000 की है, उसमें 300 लोगों को, सुन लेना जवाब से, 300 लोगों को हुआ है, हम उनको बंद करें, हम पूरे मुल्क को बंद करके तो 1 लाख लोगों के ब्याज पूरे लोग बंद कर सकते। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं शर्मिला साहिबा की तरफ, जो आपने सुन तो लें, 1 मिनट सर, 1 मिनट मैडम, सुन लें, हाँ सुन लें, तजावीज़ तो सुन लें। आपने कहा था कि वो तजावीज़ नहीं देते, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव तजावीज़ दी। आप बेशक ना माने शर्मिला फारूकी साहिबा, आप लोगों से सेंस से गिला ये होता है कि भाई आप लोग कर लें लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, आप डिमांड कर रहे हैं, हम नहीं लगाना चाहते, आप लोग लगा लें, क्यों नहीं लगाते? वो कहते हैं आप वज़ीर आज़म साहब के पीछे छुप जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि रमज़ान के आखिर में आपको याद है कि क्या हुआ था? इतना वावेला मचाया गया कि जी लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए, और सिंध के अंदर तो बिलखुसूस, अब मैं नाम क्या लो, इनके सारे MPA जो PTI के, एक ने ताजरों को वर्गलाया कि चले हम आपको ले चलते हैं और ये कैसे दुकानें नहीं खोलने देंगे। एक ने जनाब फोन कर करके, वो जो हमारा एक क्वारंटाइन सेंटर था सखर में, लेबर कॉलोनी में, उसमें जो लोग क्वारंटाइन थे उनको वर्गराया। एक जो इंसिडेंट हुआ था कि वो बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस से भी झगड़ा किया। इसके अलावा फिर जब हम बात करते थे कि जी हमने ये इकदाम उठाना है, तो कहा जाता था कि जी गवर्नर राज लगा दो। फिर जब हम नेशनल असेंबली में खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि भाई वफाक फैसला करे, हम यहाँ आपकी सपोर्ट के लिए आए, तो कहा जाता था हम तो सिंध इंफदा करने आ रहे, तैयार हो जाओ। दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वर कमिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, व्हिच इज सो अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बात बताऊं, फिर आखिर में ये हुआ कि जो जिसे कहते हैं ना कि आखिर का जो कुछ रहा था, कुछ रह गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर समझा कि जनाब दुकानें खोल दी जाए। और जब दुकानें खुल गई, लोग गए, आपने वो सारा जमे गफीर देखा और चीज़ देखा, वो आपके सामने कोई ढकी चुकी बात नहीं है। पंजाब ने सैलून खोल दिए, हमने आज तक नहीं खोले, लेकिन सिंध में डिफाइंस में सैलून्स ने
सारे खुल गए डिफाइंस में। और वो हमें कहते थे कि जी क्या मतलब है कोरोना, क्या पंजाब में कोरोना नहीं है? अच्छा, तो उन्होंने तो खोल दिया, आप भी नहीं खोलते। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर एक नेशनल पॉलिसी है, दिस इज अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, एक सूबे के अंदर ये चीज जो है इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल होगा अगर बाकी सूबे में वही बिजनेसेस चल रहे हों। देखिए इट्स बिजनेस एज यूजुअल एवरीवेयर। अब आप देख लीजिए, आप पंजाब देखें, केपीके देखें, अब केसेस अब अगर बढ़ रहे हैं तो अब क्यों हाथ पैर खोल रहे हैं वफाक के? वाई? केसेस तो फिर बढ़ेंगे ना, जब लोग एक मामूली जिंदगी की तरफ जाएंगे, ना कोई समाजी दूरी होगी, ना कोई मास्क पहनेगा, तो ये तो एक ऐसी डिजीज है जो आग की तरह फैलती है, तो वो फैल रही है ना, घरों के घरों मुतासिर हो रहे हैं। और हमारे पास पूरे पाकिस्तान में वो हेल्थ सिस्टम है ही नहीं। मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके डॉक्टर मुसद्दिक साहब से इसका जवाब लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब ने तो कोई चीज़ मानी ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो कोई कर्जे भी नहीं ले रहे हैं, हम तो माजी के जो कर्जे हैं हुकूमतों के लिए वे उनको उतार रहे हैं, सूद जो है वो वापस कर रहे हैं। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, अभी ये जो एक मज़ीद टोटल जो मैंने कर्जा बताया कि 42,000 अरब हो चुका है और नए माली साल में हुकूमत अब 13 अरब 15 करोड़ डॉलर कर्ज लेने जा रही है। उसकी तफसीलात भी आ गई कि जी प्रोजेक्ट लोन्स की मद में 1 अरब 32 करोड़, प्रोग्राम लोन्स की मद में 3 अरब डॉलर, गैर मुल्की जो मालियाती इदारे हैं उनसे 8 अरब 80 करोड़ डॉलर के कर्ज लिए जाएंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 1 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर उधार तेल की मद में, 1.5 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड्स और सकूक बॉन्ड्स जो हैं वो जारी करके कर्जे हासिल किए जाएंगे। कमर्शियल बैंकों से 4 अरब डॉलर, जबकि IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया जाएगा। तो आप खुद ही बता दें ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? देखें, इसको ज़रा आप गरीब आदमी के नुक्ता नज़र से देखें। गरीब आदमी के लिए क्या चीज़ अहम होती है? गरीब आदमी के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है नौकरी। नौकरी गरीब आदमी को कहाँ से मिलती है? या तो तरक्की की शरह से मिलती है जिसको GDP ग्रोथ कहते हैं, या हुकूमत की जो डेवलपमेंटल स्पेंडिंग होती है जिसको ESDP कहते हैं उससे मिलती है। अब इनके दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। जब हम गए थे तो मुल्क में तरक्की की शरह 5.8% थी। अब मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा है मार्च के आखिर में आता। ये जो इनकी इकोनॉमिक सर्वे आया है ये तो उससे पहले का है। उसके अंदर इनकी अपनी राय के मुताबिक जो तरक्की की शरह थी वो गिर के तकरीबन 2.3% पे आ चुकी थी, और तमाम मालियाती इदारे कह रहे थे कि तरक्की की शरह 1.9% पे होगी। ये तो है इस साल। पिछले साल इन्होंने क्लेम किया कि हमारी तरक्की की शरह 3.1% है। जब नंबर सामने आए तो पता चला कि 1.9% है। यानी इन्होंने कहा ऊप्स, गलती हो गई। 3 गुना इन्होंने तरक्की की शरह कम कर दी, जिसका मतलब है लोगों को नौकरियां नहीं। जब हम गए थे तो 1000 अरब यानी 1 ट्रिलियन रुपए का डेवलपमेंटल बजट था। पिछले साल इन्होंने काट के उसको 650 अरब का कर दिया, मगर जो दिया वो तकरीबन 500 अरब था। अब आधा कर दिया आपने, 3 गुना कम कर दी तरक्की की शरह, आधा कर दिया डेवलपमेंट का बजट, तो नतीजा क्या हुआ? लोगों को नौकरियां नहीं मिली। इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.4 या 5.5% से बढ़ के 9.7-9.8% हो चुका है, यानी दुगनी हो गई अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज़ जो अहम होती है गरीब आदमी के लिए वो होती है महंगाई की शरह। जब हम छोड़ कर गए तो महंगाई की शरह 4% थी, इनके ज़माने में 14% हो गई। अब इनके अपने आदाद शुमार कह रहे हैं कि 10.7%, 10.8% होकर तरक्की होगी इस साल की जो अभी रिपोर्टेड है महंगाई की शरह, और ये कह रहे हैं कम होकर 9.7% पे हो जाएगी इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह। अब एक तरफ से आपने लोगों की कमर तोड़ दी, उनको नौकरियां ना दे के, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, दूसरी तरफ आपने महंगाई के जरिए लोगों की कमर तोड़ दी। तो आप बताएं कि इस हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी 2 साल 5 साल का मैंडेट है, 2 साल के बाद भी हम जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर डेट के नंबर्स देता हूँ। जब हम आए थे तो $14 बिलियन का पब्लिक सेक्टर डेट था, मैं कुल टोटल डेट की बात नहीं कर रहा। जब हम गए हैं तो वो 36 हो चुका था, यानी हमने उसको 11 से 12 अरब डॉलर जो है बढ़ाया। मेरे भाई की हुकूमत ने 2 साल में 11 अरब के डेट ले लिए हैं।
जो ये कह रहे हैं कि हमने 11 अरब जो लिया उसको सर्विस करने के लिए इन्होंने 11 अरब के लोन ले लिए, ये कह रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं कि कुल अमाउंट जो हमने ली थी, जिसमें हमने 12,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस लिक्विफिकेशन के कारखाने लगाए, 800-900 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, हाईवेज बनाई, 700-800 हज़ार 4-5 हज़ार किलोमीटर की नॉट हाईवेज जो छोटी सड़कें होती हैं, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। और जितना हमने 5 साल में कर्जा लिया, इन्होंने 2 साल में वो कर्जा ले लिया। और जो आने वाला बजट है वो आप बता चुकी हैं कितना कर्जा होगा। देखें, 9 से टैक्स इकट्ठा हुआ, जब हम छोड़ के गए जितना टैक्स था पिछले साल उससे कम टैक्स इन्होंने लिया, इस साल भी उससे कम टैक्स लेंगे, यानी 2 मुतवातर साल टैक्स जो है वो हमारे साल से टैक्स भी कम, तरक्की की शरह भी कम, महंगाई की शरह ज्यादा। और ये जो कह रहे हैं कि हम डेट में दे रहे हैं, जरा और ऑब्वियसली अगर आप ये भी कह रहे हैं कि जी अगर हम टैक्सेस भी नए नहीं लगा रहे तो जो 900 बिलियन जमा करने का हदफ रखा गया है सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की बात में, तो फिर वो कैसे आएगा? और एफबीआई रेवेन्यू की अगर आप बात कर रहे हैं कि वहां से 27% ले लेंगे, तो 27% उनका कैसे करेंगे जब आपका ग्रोथ रेट ही आप खुद कह रहे हैं कि जी 2.1 या 2.3 होगा, वो भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे ये बता दीजिए कि बजट पे तो ऑब्वियसली एक अलग बहस है ही है, लेकिन ये जो अब ये मैंने इंट्रो में बताया था कबायली अजला के हवाले से जो बात है कि जी तमाम सूबों ने एग्री किया था, उन्होंने कहा इसी बुनियाद पर कबायली अजला को हमने जम किया। केपीके ने, अब केपीके शिकवा कर रहा है कि एनएफसी का आपने 3% देना है, पंजाब दे चुका, वो कह रहे हैं विफाक भी देगा और केपीके ऑलरेडी दे चुका है, सिंध और बलूचिस्तान नहीं मान रहे। देखिए सादिया, बात यह है कि एनएफसी के अगर आपने उसको रिवाइज करना है तो आप उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ले जाएं। आप खुद बैठ के वफाक में खुद अपने फैसले तो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर तमाम सूबे अफेक्ट हुए और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एक हमारा हेल्थ वॉर, मतलब एक जंग के अंदर आपकी जानी नुकसान भी होता है और आपका माली नुकसान भी होता है, और इस पेंडेमिक में ये दोनों हो रहे हैं। बात यह है कि वफाक इस वक्त जो एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, तमाम सूबों के साथ यकजा एक रवैया होना चाहिए और एक ऐसा रवैया होना चाहिए जहां आप तमाम सूबों को सपोर्ट दें। वहां पर आप खुद ही फैसले कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि सूबों के ऊपर आप मुसलत करें, इस तरह होता नहीं है। बात ये कि भी बजट की भी जो बात हो रही थी, तो ये साल जो है ना, ये साल सर्वाइवल का है, ये साल रिवाइवल का नहीं है। आपने कहा कि हमने कोई नए टैक्स रखे नहीं है, लेकिन आपने टैक्सेस में कमी भी तो नहीं की। आप किस तरीके से जो छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं, तो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, सैलून बंद हो रहे हैं, आप किस तरीके से ये सेल्स टैक्स इकट्ठा करेंगे? ये जो आपने 500 अरब वहां से इकट्ठा करने, आपने इनकम टैक्स से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप किस तरीके से ये चीजें करेंगे? ये तो देखे ना, अनरियलिस्टिक टारगेट्स आपने रखे हुए हैं जो लोगों के लिए आगे जाके परेशानी होगी। आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो पहले ही 2 साल के अंदर 36 अरब डॉलर से 24 अरब डॉलर हो गया है, आप 33% आपकी कमी आई है। आप किस तरीके से बात करते हैं? फिर आपने TSDP कम कर दिया है, उसके बाद फिर आप बात करते हैं कि जी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो माइनस ग्रोथ दिखा रहा है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग, जब वो चलेगा नहीं, माइनस में ग्रोथ दिखाएगा, तो फिर नौकरियां कहाँ से आएंगी? आपने बात की 50 लाख घर हम बना के देंगे, आप 1.5 अरब के अंदर आप 750 घर बना के दे रहे हैं। देखिए ना, ये 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर किधर गए सब? किधर गए? इस बजट के अंदर देखिए, हमें वो चाहिए था कोरोना रिलीफ, कि एक आम आदमी को, एक बिजनेसमैन को, एक कारोबारी शख्सियत को, वो लोग जिनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं, उनको आप किस तरीके से सपोर्ट देंगे, किस तरीके से आप दोबारा उनको सर्वाइव करेंगे। ये साल आपने सर्वाइव करवाना है उनको, इस साल के आखिर तक आपके बहुत सारे और कारोबार बंद हो जाएं। ठीक है, ये सब ये इसका पहले मैं जवाब ले लूं। और ऑब्वियसली बासी साहब, अगर देखा जाए तो जो गरीब आदमी का कंसर्न है वो तो यही है ना कि उसका रोजगार लगा रहे, बजाय उसके कि बेरोजगारी हो। आप लोग खुद मान रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, यहाँ पे नौकरियां चली गई, 50 लाख घर बनाने थे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आप सारी चीज जो है वो कोरोना पे नहीं डाल सकते, ये 3 महीनों पे नहीं डाल सकते। उससे पहले भी जो आपकी इकोनॉमी है, इट वॉज नॉट हंकी डोरी। सादिया, आपके सुनने वालों को मैं कहूँगा कि मेरी ऑपोजिशन के लोगों की आप शुरू की बातें और आपकी बातें सुन लें।
उस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना है, आप लॉकडाउन कर दें और लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन करें। अभी कह रहे हैं टैक्स टारगेट कैसे पूरे करेंगे। अभी ये असल बात पे आ गए कि इस मुल्क में जिसके अस्पतालों ने चलना है, मरीजों को दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टरों को तनख्वाहें चाहिए और पूरी मैशत ने चलना है। आप मंडियाँ बंद नहीं कर सकते, आप फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर सकते, आप खाने की चीज़ें बंद नहीं कर सकते। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शर्मिला फारूकी साहब बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।